बात करते हैं 2013 की, जब एडवर्ड स्नोडेन ने एनएसए का पूरा सर्विलियंस सिस्टम एक्सपोज कर दिया, या फिर 2016 का याहू ब्रीच जिसमें 3 बिलियन अकाउंट्स का डेटा चोरी हो गया, या फिर 2021 में कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक जिसने अमेरिका की फ्यूल सप्लाई को हिला के रख दिया। ये सब हुआ कैसे? इनमें से कोई भी अटैक अचानक नहीं हुआ। हर एक अटैक के पीछे थी हफ्तों, कभी कभी महीनों की इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टारगेट को अच्छे से समझना, उसके वीक पॉइंट्स को ढूंढना, तब जाके होती है स्ट्राइक। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिकॉनेसेंस। एथिकल हैकिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है और रिकॉनेसेंस उसका सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल फेज है। इससे सिंपल वर्ड्स में समझो, अगर तुम्हारा रिकॉनेसेंस वीक है तो तुम्हारा पूरा अटैक वीक है। जितना ज्यादा तुम अपने टारगेट के बारे में जानते हो, उसके डोमेन्स, उसके एम्प्लॉयज, उसकी टेक्नोलॉजीज, उसके ओपन पोर्ट्स, उतना ही ज्यादा प्रिसाइज और इफेक्टिव तुम्हारा अप्रोच होगा। बिना रिकॉनेसेंस के अटैक करना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आंखें बंद करके किसी अननोन जंगल में चलना। चांसेस है कि तुम कुछ भी यूजफुल नहीं ढूंढ पाओगे और चांसेस ये भी है कि तुम पकड़े भी जाओ। इस वीडियो में हम रिकॉनेसेंस को अच्छे से कवर करने वाले हैं, पैसिव रिकॉनेसेंस से लेकर एक्टिव रिकॉनेसेंस तक, ओसिन टेक्निक से लेकर डीएनएस एन्यूमरेशन तक, शोडान और गूगल डॉकिंग से लेकर एनमैप और बैनर ग्रैबिंग तक। ये क्रैश कोर्स स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है, तो चाहे तुम बिल्कुल नए हो एथिकल हैकिंग में, ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सो रिकॉनेसेंस बेसिकली क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट योर टारगेट। अभी टारगेट कोई भी हो सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे आप अटैक कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर आप किसी सिस्टम पे अटैक कर रहे हो तो आप सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे, अगर आप किसी नेटवर्क पे अटैक कर रहे हो तो फिर आप उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एथिकल हैकिंग के अंदर ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि एथिकल हैकिंग है क्या। देखो गाइस, जो एथिकल हैकिंग है वो बेसिकली ऑथराइज्ड ब्रीच अटेम्प्ट्स है। So ethical hacking is basically authorized attempt to breach systems। क्या होता है कि मान लो कि मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, मैं उसको क्या करवाना चाहती हूँ? प्रोटेक्ट। अभी इस सिस्टम को प्रोटेक्ट मैं कैसे करवाऊंगी? सबसे पहले मैं एक एथिकल हैकर को हायर करूंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एथिकल हैकर जो कि मेरे सिस्टम पे अटैक्स करेगा। अब आप बोलोगे आप अपने सिस्टम पे अटैक करवाओगे? जी हाँ, मैं अपने ही सिस्टम पे अटैक्स करवाऊंगी, लेकिन ये जो हैकर है ये मेरी परमिशन के साथ अटैक करने का मतलब ये है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, प्रॉपर अग्रीमेंट्स होंगे कि लाइक यू आर परमिटेड टू डू अटैक्स ऑन माय सिस्टम। तो जब हैकर मेरे सिस्टम पे अटैक्स करेगा तो वो मुझे ढूंढ के देगा मेरे सिस्टम के अंदर बग्स। अब ये जो बग्स रहेंगे ना, इसको मैं क्या करवाऊंगी? पैच। अभी ये बग्स को अगर मैं खुद ही पैच करवा दूंगी तो अगर कोई बाहर वाला अटैकर मेरे सिस्टम पे अटैक करेगा तो उसको ये बग्स नहीं मिलेंगे, मतलब वो उस बग्स को यूज करके मेरे सिस्टम के एक्सेस गेन नहीं कर पाएगा। यही होती है एथिकल हैकिंग। जैसे कि आपने पुरानी मूवीज के अंदर सुना होगा कि जब पुलिस किसी भी चोर को पकड़ती है तो वो बिल्कुल चोर की तरह सोचती है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही एथिकल हैकिंग के अंदर अगर आप हैकर से बचना चाहते हो तो आप हैकर की तरह ही सोचते हो, वैसे ही आप अपने सिस्टम पे अटैक्स करवाओगे। जब अटैक्स होंगे तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ यहाँ वल्नरेबिलिटीज हैं, यहाँ यहाँ गलतियां हुई हैं मेरे सिस्टम के अंदर, वो आप क्या करोगे? पैच। एथिकल हैकिंग का अगर हम मीनिंग समझे, एथिकल का मीनिंग क्या है? लीगल। लीगल मतलब विद परमिशन ऑफ द ओनर, एंड हैकिंग जो हम अटैक्स परफॉर्म करेंगे बट विद परमिशन। यहाँ पे प्रोएक्टिव डिफेंस है। प्रोएक्टिव डिफेंस का क्या मतलब है? फाइंड वल्नरेबिलिटीज बिफोर अटैकर्स डू, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। गाइस, एथिकल हैकिंग एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है। इसका मतलब क्या है कि एथिकल हैकिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उस प्रोसेस का फर्स्ट फेज है रिकॉनेसेंस, वैसे ही इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं जिसको फॉलो करके आप एथिकल हैकिंग करते हो। ये एक कोई ऐसे रैंडम चीज नहीं है कि आपने अटैक किया चलो हो गया, नहीं, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सेम चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम देखते हैं हैकिंग का लाइफ साइकिल। अभी हैकिंग का लाइफ साइकिल मतलब क्या? फेजेस।
जो एथिकल हैकिंग के अंदर रहते हैं। तो सबसे पहला फेज है आपका रिकॉनेसेंस, जो कि हम अभी देखेंगे। देन उसके बाद फेज आता है स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन। थर्ड फेज है गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस का मतलब क्या है? जहां पे आप एक्चुअल में अटैक करके अपने टारगेट सिस्टम के एक्सेस गेन करते हो। देन मेंटेनिंग एक्सेस। अभी ये जो थर्ड फेज में आपने एक्सेस गेन करी, उसको कैसे आप मेंटेन करके रखोगे? मेंटेन करने का क्या मतलब है कि अगर आपका जो टारगेट है वो अपने सिस्टम को रीबूट कर लेता है, तो जो आपकी एक्सेस है वो खत्म होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इस फेज के अंदर आप ट्राई करते हो कि जो एक्सेस है वो मेंटेन करके रखी जाए, अगर यूजर रीबूट भी कर लेता है अपने सिस्टम को। अभी लास्ट फेज है आपका रिपोर्टिंग। अभी रिपोर्टिंग में क्या होता है कि जो भी आपने ये फेजेस के अंदर एक्चुअल में किया, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ। क्या क्या आपको बग्स मिले, कैसे मिले, उन बग्स का क्या पैच है, क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ आप प्रोवाइड करते हो रिपोर्ट के अंदर। सेम वैसे जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि ऐसे मैंने एक एथिकल हैकर को हायर करा जो कि मेरे सिस्टम पे अटैक्स करेगा, राइट, एंड उसमें बग्स ढूंढ के देगा। अभी जो बग्स है उसके वो प्रॉपर रिपोर्ट बना के मुझे देगा। ऐसे ही नहीं लाइक मुझे बताएगा कि हाँ यहाँ पे बग है, नहीं, उसके प्रॉपर रिपोर्ट बनती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, एंड उस बग के जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो भी उस रिपोर्ट के अंदर होते हैं। तो अब देखते हैं अपना फर्स्ट एथिकल हैकिंग का फेज, जो कि है रिकॉनेसेंस, जिसको मैंने अभी आपको क्या बताया, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। ओके, सो नो योर एनिमी बिफोर यू अटैक। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी सिस्टम पे, किसी नेटवर्क पे, किसी वेबसाइट पे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करते हो, तो सबसे पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की ट्राई करते हो। इस चीज को ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मानो कि एक चोर है, ठीक है, जिसने इस घर पे चोरी करनी है। अभी वो इस घर पे चोरी करने के पहले कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा या फिर डायरेक्ट अटैक करेगा। ये तो लाइक फिजिबल ही नहीं है कि डायरेक्ट अटैक कर दे। तो क्या पता घर में सारे के सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मौजूद हों, तो वो तो उसको पकड़ के पीट देंगे। सिमिलरली क्या होता है कि चोर क्या करते हैं, घर की जहां भी उन्होंने चोरी करनी है उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में वो क्या क्या पता लगाते हैं कि ये जो घर है ये कब खाली होता है, इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कौन कौन उनमें से जॉब करता है, कौन घर पे रहता है, और जो जॉब करते हैं वो कितने बजे जाते हैं, कितने बजे वापस आते हैं, या फिर वो लास्ट कब हॉलीडे पे गए थे, या फिर कब वो घूमने जाएंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन वो गैदर करने की ट्राई करता है। और इसके अलावा उस घर के अंदर कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कौन सा दरवाजा कब खुलता है, कौन सी खिड़की कब खुलती है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है एक चोर। लेकिन अगर एक चोर इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है एक सिंपल से अटैक करने के लिए, सिंपल तो नहीं है बाय द वे, एक अटैक करने के लिए, तो एक एथिकल हैकर जो है वो कितनी इंफॉर्मेशन गैदर करता होगा अपने टारगेट के लिए। तो गाइस सेम चीज यहाँ लिखी है, गैदर इंटेलिजेंस, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल फेज। देखो आप इस फेज को बहुत सिंपल समझ रहे होंगे कि एथिकल हैकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फेज आप समझते होंगे कि अटैक करना है, लेकिन नहीं, एथिकल हैकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो है रिकॉनेसेंस, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग। क्यों? जब आप डायरेक्टली किसी भी सिस्टम पे अटैक करोगे, आपको उस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि आपका जो अटैक है वो अनसक्सेसफुल हो जाए। अभी मान लो कि आपका अटैक भी नहीं हुआ और जो आपने अटैक किया वो टारगेट के लॉग्स के अंदर आ गया, इससे क्या होगा, आप पकड़े जाओगे। तो ये होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग ना करने से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टारगेट सिस्टम है उसमें क्या क्या सिक्योरिटी चल रही है, या फिर उसमें क्या क्या पोर्ट्स ओपन है जिससे हम अटैक कर सकते हैं, या फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक कर रही हो तो वहां पे आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो क्या काम करता है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का क्या वर्जन यूज कर रहे हैं। ये सब पता लगाने से आपका जो अटैक है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। सो एथिकल हैकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो रिकॉनेसेंस ही है। नेक्स्ट आता है प्रिसीजन एडवांटेज। प्रिसीजन एडवांटेज का मतलब ये है कि जितना बढ़िया आप अपने टारगेट के बारे में जानते हो उतने बढ़िया से आप उस टारगेट पे अटैक कर सकते हो। तो गाइस अब देखते हैं कि एथिकल हैकिंग के अंदर रिकॉनेसेंस मैटर क्यों करती है। सबसे बड़ा रीजन है प्रिसीजन। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि ये आपका टाइम सेव करेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपके टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन है। लास्ट है आपका स्टेल्थ। अभी स्टेल्थ का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी टारगेट पे अटैक करते हो
तो उसकी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब उस डिवाइस पे कौन सा फायरवॉल चल रहा है, फायरवॉल चल भी रहा है या नहीं, अगर वो कोई आईडीएस को यूज कर रहे हैं या फिर कोई एंटीवायरस को यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली आपके टारगेट की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो गाइस रिकॉनेसेंस जो है वो दो टाइप्स की होती है। सबसे पहली टाइप है एक्टिव रिकॉनेसेंस, सेकेंड टाइप है पैसिव रिकॉनेसेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैसिव रिकॉनेसेंस क्या है। देखो, पैसिव रिकॉनेसेंस का मतलब ये है कि जिस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आप अपने टारगेट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते। सेम यही चीज यहाँ पे लिखी है, नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद योर टारगेट। नेक्स्ट है हार्ड टू डिटेक्ट। क्यों है ये हार्ड टू डिटेक्ट? क्योंकि इसमें आपका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं है आपके टारगेट से, तो वो कैसे आपको डिटेक्ट कर पाएगा। सो बेसिकली इसमें आप जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है वही गैदर करने की ट्राई करते हो, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है वही आप गैदर करने की ट्राई करते हो। देन देखते हैं एक्टिव रिकॉनेसेंस। एक्टिव रिकॉनेसेंस का मतलब ये है जिसमें आप डायरेक्टली आपके टारगेट से इंटरेक्ट करते हो और इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। सो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टारगेट। देन आता है कैन ट्रिगर आईडीएस फायरवॉल अलर्ट्स। अभी इसका मतलब क्या है कि जब आप एक्टिव रिकॉनेसेंस करते हो तो आप कुछ पैकेट्स भेजते हो अपने टारगेट को या फिर कुछ इंटरेक्शन करते हो अपने टारगेट से। तो अगर उस टारगेट के पास कोई फायरवॉल या फिर आईडीएस चल रहा है तो वो कोई अलर्ट भी ट्रिगर कर सकता है एक्टिव रिकॉनेसेंस के अंदर। बट अगर आपकी पैसिव रिकॉनेसेंस अच्छे से हुई है, उसमें आपको पता लग सकता है कि आपके सिस्टम आपके टारगेट पे कौन कौन से फायरवॉल्स या फिर आईडीएस चल रहे हैं, तो इससे आप बच सकते हो अगर आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग अच्छे से हुई है। देन आते हैं यूजेस टूल्स लाइक स्कैनर। सो बेसिकली इसमें आप स्कैनिंग करते हो, कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन सी पोर्ट्स क्लोज हैं, या फिर उन पोर्ट्स पे क्या सर्विसेज चल रही हैं, उनके क्या वर्जन्स हैं। ये सारी की सारी चीजें आप एक्टिव रिकॉनेसेंस के अंदर गैदर करते हो। तो गाइस अब देखते हैं कि ओवरऑल आप क्या इंफॉर्मेशन गैदर करने की ट्राई करते हो। तो सबसे पहली है यहाँ पे आईपी एड्रेसेस एंड डोमेन्स। देन आता है डोमेन्स। अभी डोमेन्स का क्या मतलब है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे अटैक कर रहे हो, जैसे कि मान लेते हैं WS क्यूब टेक, ठीक है। अभी ये जो वेबसाइट है इसके कितनी सब डोमेन्स हैं, ठीक है। जैसे कि WS क्यूब टेक की सब डोमेन है www, ठीक है। एक होगी courses.wscubetech, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी डोमेन्स हिडन होती हैं हर एक वेबसाइट की, ठीक है। जितनी आपके पास और सब डोमेन्स आएंगी उतनी ही आपका जो अटैक सरफेस है वो इंक्रीज होगा। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पता लगाने की ट्राई करते हो कि वो क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है, क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने डेली वर्क के अंदर। देन आता है फिजिकल लोकेशन। अभी फिजिकल लोकेशन का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, और कितनी ब्रांचेस हैं, और ये सारी की सारी ब्रांचेस कहाँ कहाँ लोकेट करती हैं, कहाँ कहाँ लोकेट करती हैं। देन आता है आपका एम्प्लॉइज नेम्स एंड ईमेल्स। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक कर रहे हो तो सबसे पहला जो मोटिव होगा वो होगा आपका उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना, जैसे कि ईमेल्स, नेम्स, या फिर उनके क्या डेजिग्नेशन है, वो क्या काम करते हैं। देन उसके बाद टेक्नोलॉजीज इन यूज। अभी इस चीज से ये जो एम्प्लॉइज की जो आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, ठीक है, अगर आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थोड़े से एक्सप्लोर करोगे, या फिर हो सकता है कि अगर आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे आपको ये पता लग जाए कि वो अपने डेली वर्क में क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उसका क्या वर्जन यूज कर रहे हैं। और अगर उस वर्जन वो जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड हुआ तो उसमें वल्नरेबिलिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज। अभी ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोर्ट्स क्या होती हैं। देखो, पोर्ट्स जो हैं इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर एंटर करने के लिए एक दरवाजा है पोर्ट, ठीक है। अगर आप वैसे भी किसी सिस्टम के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हो तो उसमें पोर्ट्स यूज होती हैं। बिना पोर्ट के आप किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं ओपन पोर्ट्स को ढूंढने का जहां हम कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं अपने टारगेट डिवाइस के साथ। अभी इन पोर्ट्स के ऊपर क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं उनको ढूंढना भी हमारा इसके अंदर होगा। लेकिन आप बोलोगे कि इन सर्विसेज को ढूंढ के हम करेंगे क्या। देखो, इन सर्विसेज को ढूंढ के हम उनके वर्जन्स का पता लगा सकते हैं। अगर सेम चीज अगर वो वर्जन जो है कोई आउटडेटेड हुआ, उसका कोई एक्सप्लॉइट ढूंढ के टारगेट सिस्टम के एक्सेस जो है वो गेन कर सकते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं ओसिंट। देखो ये है पैसिव रिकॉनेसेंस का पार्ट। पैसिव रिकॉनेसेंस जो अभी हमने देखा, जिसमें आपके टारगेट के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती। तो अब देखते हैं ओसिंट। ओसिंट जो है ये पैसिव रिकॉनेसेंस का पार्ट है, मतलब इसमें आपके टारगेट के साथ कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती। तो ओसिंट की फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अब इसमें आप इंफॉर्मेशन गैदर करते कैसे हो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है ही नहीं है आपके टारगेट के साथ। तो सबसे पहला है वेबसाइट्स, ब्लॉग्स एंड फोरम्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। देन पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड डेटाबेसेस। क्या होता है कि बहुत सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स या फिर डेटाबेसेस जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं इंटरनेट के ऊपर। आप उन एक्सपोज डेटा को देख के काफी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो गाइज ये जो ओसिंट है ना, ये एक बहुत वास्ट प्रोसेस है। अभी इस ओसिंट के लिए मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसको यूज करके आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि इस ओसिंट के लिए तो बहुत सारे टूल्स यूज होते होंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा टूल किस काम के लिए हम यूज करेंगे। अब हम देखते हैं ओसिंट फ्रेमवर्क। गूगल पे आके आपको जस्ट यहाँ पे सर्च करना है ओसिंट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी osintframework.com, आपको उसको ओपन करना है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओसिंट एक फ्रेमवर्क है जिसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे हर एक काम के लिए। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये टूल है या फिर वेबसाइट है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। तो आपको बेसिकली यहाँ पे नोट्स पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो जिस भी टूल के आगे टी लिखा है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये टूल है जिसको आप लोकली इंस्टॉल करोगे एंड देन रन करोगे। अगर किसी भी टूल के आगे डी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये गूगल डॉक है। अब गूगल डॉक क्या होता है हमें तो ये पता ही नहीं है, हम आगे देखेंगे कि गूगल डॉक एक्चुअल में है क्या। देन आते हैं आर। अभी जिस भी टूल के आगे आर लिखा है उसका मतलब ये है कि उसमें रजिस्ट्रेशन करना रिक्वायर्ड होगा। देन उसके बाद आता है एम। अभी एम का मतलब ये है कि आपको एक यूआरएल दिया जाएगा जिस यूआरएल को आप चेंज करके कुछ सर्च कर सकते हो, मतलब आप अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो जस्ट बाय एडिटिंग अ यूआरएल। तो ये यहाँ भी सेम चीज लिखिए, इंडिकेट्स अ यूआरएल दैट कंटेन्स द सर्च टर्म एंड द यूआरएल इटसेल्फ मस्ट बी एडिटेड मैनुअली। तो आपको इसमें जो यूआरएल गिवन होता है उसको मैनुअली एडिट करना पड़ता है। तो गाइज ये बेसिकली एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर है जिसको आप लाइक नोट्स जो है वो ओपन कर सकते हो। सबसे पहले हम चलते हैं ईमेल एड्रेस में। तो इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको और भी नोट्स जो है वो दिख जाएंगी। अभी ईमेल एड्रेस में आपको क्या करना है, जैसे कि मैं देखना चाहती हूँ ब्रीच डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आके जैसे कि यहाँ पे आर लिखा है, आप देख सकते हो कि एक टूल है जिसके आगे ये ब्रैकेट में आर लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। ओके, सो इनमें से एक टूल ओपन करते हैं, जैसे कि ये है हैव आई बीन पॉन्ड। सबसे पहले आपको एक चीज देखनी होगी कि ये जो आप टूल ओपन कर रहे हो इसका काम क्या है। तो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेसेस के अंदर गए, देन ईमेल एड्रेसेस के अंदर हमने ब्रीच डेटा जो है वो सिलेक्ट करा और उसके अंदर हमें ये टूल मिला है। तो ये हमें क्या दिखाएगा, ईमेल के रिलेटेड जितना भी ब्रीच्ड डेटा होगा। तो गाइस देखते हैं इस टूल को। तो यहाँ पे आके हम खुद की मेल जो है वो एंटर करेंगे और जो भी आप मेल एंटर करोगे उसके रिलेटेड आपको जो भी ब्रीच्ड डेटा होगा वो दिखा देगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने ये हैव आई बीन पॉन्ड वेबसाइट पे एक ईमेल को चेक करा कि वो किसी भी डेटा ब्रीच के अंदर इंक्लूडेड थी या नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक डेटा ब्रीच मिला, ठीक है, जो कि था रेल यात्री की तरफ से। तो ये एक रेल यात्री ऐप होगा या फिर वेबसाइट होगी जहां इस यूजर ने अपने ईमेल को यूज करके लॉगिन करा होगा। अभी जब उसने लॉगिन किया तो उसका जो डेटा है वो रेल यात्री के डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया। अभी ये जो डेटा उसके डेटाबेस में स्टोर हुआ है, अभी आपको उस रेल यात्री के डेटाबेस की सिक्योरिटी नहीं पता। मतलब जो यूजर ने जो ईमेल एड्रेस रेल यात्री पे ट्रस्ट करके वहां पे उनको दिया है, मतलब यूजर ने जो अपनी इंफॉर्मेशन रेल यात्री पे ट्रस्ट करके उनके डेटाबेस में दी है वो सिक्योर्ड नहीं थी और कहीं ना कहीं कोई अटैक हुआ उनके डेटाबेस पे, जहां पे ये डेटा ब्रीच हुआ जो कि हुआ था दिसंबर 2022 में। So it is a India's government approved online travel agency Rail Yatra suffered a data breach. The incident impacted over 31 million customers and exposed 23 million unique email addresses. So 31 million लोगों का जो डेटा था वो ब्रीच हुआ और उनमें से 23 मिलियन ईमेल एड्रेसेस जो थे वो यूनिक थे। So ये कुछ कॉम्प्रोमाइज डेटा था
तो ये वेबसाइट को यूज करके आप अपने जो ईमेल है वो चेक कर सकते हो कि आपकी ईमेल कभी भी किसी डेटा ब्रीच के अंदर इंक्लूडेड थी या नहीं। सो ऐसे ही उस सिंट के अंदर आपको और भी काफी सारे टूल्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आप आईपी और मैक एड्रेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं IPv4 में। तो IPv4 अगर आप किसी भी वेबसाइट का या फिर किसी भी डिवाइस का पता लगवाना चाहते हो तो उसके लिए आप ये सारे जो टूल्स हैं वो यूज कर सकते हो। तो आई थिंक ये सारी की सारी वेबसाइट्स ही हैं। ओके, जैसे कि ये है, इस पे क्लिक करोगे। ओके, सो अगर आपको ऐसे कोई भी एरर्स आते हैं ना तो हो सकता है कई वेबसाइट्स बंद भी हो जाती हैं और कई वेबसाइट्स जो हैं वो आपको VPN लगा के यूज करनी होगी। तो इसके आगे कोई और वेबसाइट देखते हैं, क्योंकि एक ही काम के लिए आपको काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस, ये हमें एक वेबसाइट मिली portscanner.online, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगी, सेकेंड वन। ओके, तो यहाँ पे आके आप कोई भी IP को यहाँ पे डाल के उसके पोर्ट्स जो है वो स्कैन कर सकते हो। बात देखते हैं डोमेन नेम। अभी डोमेन नेम के अंदर भी आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जैसे कि हु इज रिकॉर्ड्स में जाते हैं, ठीक है। तो हु इज रिकॉर्ड्स के अंदर भी आपको बहुत सारे टूल्स मिले, तो इनमें से ये हु इज वाला यूज करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये भी एक वेबसाइट ही है। तो ये वेबसाइट पे जाके हम किसी भी डोमेन को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं WSCubeTech, तो यहाँ पे आपको उस डोमेन के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल गई कि ये जो डोमेन है कब क्रिएट हुई, कब अपडेट हुई एंड कब एक्सपायर होगी। देन आपको WSCubeTech के जो नेम सर्वर्स है वो भी यहाँ पे दिखे एंड उनके जो IP एड्रेसेस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं गूगल डॉकिंग। अब ये गूगल डॉकिंग होती क्या है? सो बेसिकली ये एक गूगल सर्च को ही बोला गया है। तो बेसिकली गूगल डॉकिंग एक गूगल सर्च ही है, जिसमें आप कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स यूज करते हो। स्पेशल ऑपरेटर्स अभी ये यूज करते कहाँ हैं हम? आप जहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करते हो ना, वहीं पे हम यूनिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है, जो कि आज तक हिडन थी। देखो, गूगल जो है ना, उसकी अगर वर्किंग की बात करें तो वो एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि हर एक चीज जो है वो इंडेक्स कर देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक वेबसाइट है, उसके बहुत सारे वेब पेजेस हैं, गूगल जो है उसके क्रॉलर्स आते हैं। तो गाइस, अभी सबसे पहले गूगल की वर्किंग समझते हैं। तो गूगल जो है उसकी वर्किंग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मेरी एक वेबसाइट है, उसके बहुत सारे वेब पेजेस हैं, ठीक है। अभी गूगल के होते हैं क्रॉलर्स, ठीक है, लाइक इसको हम गूगल बोट्स भी बोल देते हैं। ये जो गूगल बोट्स है ना, ये सारे के सारे वेब पेजेस को क्या करते हैं? क्रॉल। और जब गूगल के बोट्स इन पेजेस को क्रॉल करेंगे तभी जो गूगल है वो हमारे इन पेजेस को इंडेक्स करता है। इंडेक्स करने का क्या मतलब है कि जब कोई भी यूजर गूगल पे सर्च करेगा तो आपके जो वेब पेजेस हैं तभी उसके सर्च में उसको दिखेंगे। क्या होता है कि कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनका कोई सेंसिटिव डेटा या फिर सेंसिटिव फाइल जो है वो गूगल पे एक्सपोज हो जाती है, तो गूगल क्या करता है? उसको क्रॉल करता है एंड उसको इंडेक्स कर देता है। लेकिन जो वो इंडेक्स फाइल है उसको आप गूगल के अंदर देख तो सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए स्पेशल ऑपरेटर्स यूज करने होंगे, जिसके साथ आपकी जो सर्च है वो स्पेसिफाइड हो जाती है। तो इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं वो देखते हैं। इसको हम गूगल एज अ हैकिंग टूल भी बोल सकते हैं कि इसमें हम बेसिक गूगल का यूज कर रहे हैं, गूगल पे सर्च करके इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यार गूगल से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके हमें क्या मिल जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे अटैक्स जो है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो गूगल को यूज करके ही की जाती है। इस चीज को हल्के में मत लो। ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको यूज करके आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, वो चाहे कोई सेंसिटिव फाइल हो या फिर कोई यूजर नेम पासवर्ड की फाइल हो या फिर उसके डेटाबेस की कोई बैकअप फाइल हो। तो हाँ, ये सब आपको मिल सकता है एक गूगल सर्च के साथ। तो गाइज, यहाँ पे जो गूगल डॉकिंग के अंदर ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर है साइट। अब ये जो साइट ऑपरेटर है ये आपकी जो सर्च है उसको एक स्पेसिफिक डोमेन तक लिमिट करता है। देन आता है फाइल टाइप। अब ये जो फाइल टाइप है ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सी फाइल आप फाइंड करना चाहते हो। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे साइट लिखती हूँ, तो एक बार मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके बता देती हूँ। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है इन टाइटल। अभी ये जो ऑपरेटर है ये सर्च करेगा विद इन पेज टाइटल्स। जो आप सर्च करते हो उनके जो टाइटल आते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर, और
अगर आप इन टाइटल के अंदर लिख देते हो हैकिंग, तो ये सर्च के अंदर आपको वही टाइटल शो होंगे जिसके अंदर हैकिंग वर्ड आएगा। सो आई होप ये सबको क्लियर होगा। देन आता है इन यूआरएल। अभी इन यूआरएल भी इन टाइटल जैसा ही होता है, बट जो इन टाइटल है वो टाइटल के अंदर वर्ड को ढूंढेगा, और जो इन यूआरएल है वो आपके उस पर्टिकुलर वर्ड को किस में ढूंढेगा, यूआरएल के अंदर। ऐसे ही होता है हमारे पास इन टेक्स्ट। तो ये जैसे कि टाइटल के अंदर आपका वर्ड ढूंढेगा एंड ये यूआरएल के अंदर, एंड ये जो इन टेक्स्ट है ये ढूंढता है उस टाइटल के नीचे जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर। देन आता है कैशे। अभी ये ऑपरेटर यूज होता है वेबसाइट के कैश्ड वर्जन को फाइंड आउट करने के लिए। तो गाइस ये एक आप एग्जांपल क्वेरी देख सकते हो। क्वेरी बेसिकली क्या है कि ये जो हमने ऑपरेटर्स अभी देखे ना, इन सबको मिला के हम एक क्वेरी बना लेते हैं जिसके साथ हमें रिजल्ट्स और भी बढ़िया दिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो साइट, जो भी आप अपनी टारगेट साइट देना चाहते हो, एंड देन फाइल टाइप। अभी ये क्या करेगा, आपको बस इस साइट के रिलेटेड ही रिजल्ट्स दिखाएगा, लेकिन आपको जस्ट पीडीएफ फाइल्स ही दिखाएगा, कोई वेब पेज नहीं आएगा, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। जस्ट आपको इस साइट के रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स जो कि गूगल पर अवेलेबल है वही दिखाएगा। So this query searches for all publicly indexed PDF files hosted on target.com and a common reconnaissance technique to find exposed documents, reports and sensitive files. तो यहाँ पे ये जो साइट है ये ऑपरेटर आपको बस वही साइट्स दिखाएगा जो कि आप इसके आगे लिखोगे। देन इन टाइटल। अभी इन टाइटल का क्या मतलब है कि ये जो टाइटल है ना, ये जो आप टाइटल देख रहे हो सभी वेबसाइट का, इन सबके अंदर आपको हैकिंग वर्ड जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इन टाइटल हैकिंग लिखा है। तो यहाँ पे भी हैकिंग आ रहा है, देन हैकिंग, हैकिंग, हैकिंग। इस तरह से अगर आप नीचे भी स्क्रॉल करोगे तब भी आपको ये सेम रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इन टाइटल की जगह लिखती हूँ इन यूआरएल एडमिन, तो जैसे कि इस सर्च में आप देखो कि मैंने साइट लिखी wscubetech.com और इन यूआरएल लिखा एडमिन। अभी ये वो wscubetech के यूआरएल्स को सर्च करेगा जिसमें एडमिन है। अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यूआरएल के अंदर एडमिन आ रहा है, देन इसके अंदर भी एडमिन है। देन अगर हम इसको भी ओपन करेंगे ना, इस यूआरएल को भी, तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे एडमिन देखने को जरूर मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी साइट के रिलेटेड कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक सर्च करके देखते हैं, साइट tesla.com एंड फाइल टाइप पीडीएफ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे साइट tesla.com यूज करी है एंड फाइल टाइप मैंने सर्च करने की ट्राई करी पीडीएफ। तो ये हमें बस रिजल्ट्स tesla.com के ही बताएगा, और फाइल टाइप यहाँ पे मैंने पीडीएफ लिखी है, इसीलिए आप देख सकते हो कि हर एक रिजल्ट के अंदर पीडीएफ होगी। तो अगर मैं इनमें से किसी भी एक पीडीएफ पे क्लिक करूंगी देन आप इसको देख सकते हो। ओके, तो अगर इस सर्च को मैंने थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना होता तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी इन टाइटल पासवर्ड फाइल, या फिर कुछ ऐसा सेंसिटिव लिखूंगी जिससे मेरे को कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल सके। गाइस मैं यहाँ पे आपको एक गूगल हैकिंग डेटाबेस के बारे में बताऊंगी। सो GHDB मतलब गूगल हैकिंग डेटाबेस जो है, ये गूगल का कोई डेटाबेस नहीं है। वैसे तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारी डॉकिंग क्वेरीज मिलेंगी। जो हमने अभी गूगल डॉक देखे है ना, उनकी बहुत सारी क्वेरीज ऑलरेडी यहाँ पे है जो कि अटैकर्स यूज कर चुके हैं, और उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन क्वेरीज को यूज करके मिली है। तो एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हो कि कितनी सारी क्वेरीज मिली हैं। जैसे कि यहाँ पे है साइट, गिटहब एंड उसके आगे कुछ कीवर्ड्स हैं, देन एक्सटेंशन लिखी है, यहाँ पे इन यूआरएल है, इन टाइटल है, इन टाइटल। तो यही सारे जो गूगल डॉक्स हैं, और भी काफी सारे गूगल डॉक्स होते हैं। मैं बोलूंगी कि इन गूगल डॉक्स को थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर करो, ताकि आपको बहुत सारे इसमें ऑपरेटर्स और भी मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑलरेडी जो क्वेरीज बन रखी हैं और उनको यूज करके ये जो इंफॉर्मेशन है मिल चुकी है। तो आप इन गूगल डॉक्स को खुद भी यूज कर सकते हो और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हो, और वो भी इन ऑलरेडी क्रिएटेड गूगल डॉक्स को यूज करके। अब ये सोशल मीडिया रिकॉग्निशंस का मतलब क्या है? जब आप सोशल मीडिया को यूज करके इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो उसको बोल देते हैं हम सोशल मीडिया रिकॉग्निशंस।
अभी जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हो गया या फिर आपका स्नैपचैट और व्हाट्सएप यही सब है। हाँ, ये भी सोशल मीडिया के अंदर आते हैं, लेकिन जैसे कि लिंक्डइन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो तो लिंक्डइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि लिंक्डइन के अंदर बहुत सारे आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हो सकता है कि जैसे एचआर है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, वो बहुत सारी जॉब पोस्टिंग करते होंगे, ठीक है, वहां से आपको एचआर की ईमेल एड्रेस पता लग सकता है, या फिर वहां पे आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी पता लग सकती है, या फिर ये भी आपको पता लग सकता है। और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये भी पता लग सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है और उन सॉफ्टवेयर के कौन कौन से वर्जन को यूज कर रही है। अगर आप मान लो कि वो कोई आउटडेटेड वर्जन यूज कर रही है जिसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं, तो आप उन वल्नरेबिलिटीज को यूज करके उस ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर के अंदर जा सकते हो और उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी ले सकते हो। देन तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से सोशल मीडिया आप यूज कर सकते हो। पहला है लिंक्डइन, जॉब टाइटल्स, टेक स्टैक या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन ट्विटर, कोई भी अनाउंसमेंट है या फिर टेक मेंशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन आते हैं फेसबुक, अभी एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगी। देन यूट्यूब, कॉन्फ्रेंस टॉक्स या फिर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिवील हुई होगी। सो गाइज, ये है हमारी सोशल मीडिया रिकॉग्निसेंस। इस रिकॉग्निसेंस के लिए आप और भी टूल्स को यूज कर सकते हो जो कि आपको ओसेंट फ्रेमवर्क में जरूर दिखेंगे। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको अपने एआई पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें आप एथिकल हैकिंग सीखोगे, वो भी एआई के साथ। अभी आपका सबसे पहला सवाल ये होगा कि हम ये एथिकल हैकिंग बूट कैंप क्यों लें। देखो, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी जस्ट 8 वीक्स के अंदर। अभी 8 वीक्स के अंदर आप सीखोगे क्या क्या, ये देखते हैं। सो पहला माइलस्टोन जो है वो आपका रहेगा साइबर फाउंडेशन एंड लैब आर्सेनल। अभी बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं एथिकल हैकिंग के अंदर, वो बोलते हैं कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, एथिकल हैकिंग का कुछ भी नहीं पता, नेटवर्किंग नहीं आती, लिनक्स नहीं पता कि कैसे यूज करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा पेड कोर्स है, इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाएंगे। तो आपको बेसिक से लेके छोटी छोटी चीज जो है वो एक्सप्लेन की जाएगी, एंड देन अगर हम एडवांस पे जाएंगे तो उसके अंदर भी हम रियल वर्ल्ड अटैक्स करके देखेंगे, वो भी खुद की लैब के ऊपर। सो नेक्स्ट माइलस्टोन है रिकॉग्निसेंस एंड सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन टूलकिट, जो कि हम अभी रिकॉग्निसेंस करेंगे, इसको हम और डीपली कैसे कर सकते हैं, राइट। देन आता है आपका माइलस्टोन 3, जिसमें आप रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड रेड टीम स्किल्स सीखोगे। सो रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉयटेशन से क्या मतलब है कि यहाँ पे आप रियल सिस्टम के ऊपर अटैक करोगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअल में जो काम होता है वो होता कैसे है कंपनीज के अंदर। देन आता है माइलस्टोन 4, जिसमें आप एडवांस्ड अटैक सीखोगे, करियर लॉन्च पैड भी। मतलब अभी बेसिकली क्या होता है कि बच्चे जो है वो मोस्टली हमारे पास आते हैं फ्रेशर्स, उनको नहीं पता होता कि वो करियर में करें क्या। सो बेसिकली हमारा माइलस्टोन ये भी है कि हम स्टूडेंट को अच्छे से गाइड करें, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनवाएं, उनसे रिज्यूमे बनवाएं, उनका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनवाएं, ताकि जब वो बाद में इंटरव्यू दे किसी भी कंपनी के अंदर वो रेडी हो। सो हमारे इस कोर्स के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड ये सबके साथ आपको एक बोनस सेशन भी मिलेगा। अभी ये बोनस सेशन क्या है, जिसमें आप थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक सीखोगे, वो भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के रिलेटेड। ये कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हो। तो गाइज, ये हमारा कोर्स 8 वीक्स का रहेगा, जिसमें वीकली हम 6 लाइव क्लासेस करेंगे, 1 आवर ईच। तो हर दिन आपके 1 घंटे की क्लास रहेगी, और हर एक क्लास की आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो भी क्लास के इमीडिएटली बाद, ताकि अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आया तो आप रिकॉर्डिंग देके उस चीज को समझ पाओ, और अगर फिर भी आपको उसमें कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप डायरेक्टली मेंटोर के साथ कॉन्टैक्ट कर सको। तो आपको इस बूट कैंप के अंदर एनरोल करना ही क्यों है, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला रीजन ये है कि ये हमारा जो एथिकल हैकिंग का बूट कैंप है, ये एआई पावर्ड है। हम सबको पता है कि एआई आज के टाइम पे कितनी ज्यादा बूम कर रही है, हर एक फील्ड के अंदर एआई बहुत जरूरी है।
इसी वजह से हमने भी एथिकल हैकिंग के अंदर एआई को इंटीग्रेट करा ताकि जो बच्चे हैं वो ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रहें। नेक्स्ट आती है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस विद रियल वर्ल्ड हैकिंग टूल्स। मोस्टली जो हैकिंग के कोर्सेज है ना, उनमें आपको बस थ्योरी देखने को मिलती है, प्रैक्टिकल जो है वो बहुत कम होते हैं। लेकिन हमारे कोर्स के अंदर ऐसा नहीं है, आपको रियल वर्ल्ड अटैक्स करवाए जाएंगे, थ्योरी भी करवाई जाएगी। ऐसी बात है कि आपको थ्योरी स्किप करवाई जाएगी, क्योंकि एथिकल हैकिंग के अंदर बेसिक्स आने बहुत जरूरी है। तो आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करा जाएगा बेसिक से लेके एडवांस तक। देन आएगा आपका लाइव मेंटोर लेड सेशंस विद डाउट क्लियरिंग सेशंस। देखो, हर एक मॉड्यूल के बाद आपका एक प्रॉपर 1 आवर का डाउट सेशन होगा, जिसमें आप पूरे वीक के डाउट्स जो है वो पूछ सकोगे। देन आएगा स्ट्रक्चर्ड बिगिनर टू एडवांस एथिकल हैकिंग जर्नी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बिगिनर्स हैं उनको भी इसमें कोई भी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो बेसिक से लेकर एडवांस तक होगा। तो इस कोर्स के लिए आपको कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। अगर आप सोचते हो कि इसके लिए तो कोडिंग आनी जरूरी है या फिर इसके लिए कुछ आना जरूरी है, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इस कोर्स को इजीली कर सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी की आज के टाइम पे बहुत सारी ओपनिंग्स हैं जो कि अभी भी अनफिल्ड जॉब्स हैं। सो 2,20,000 प्लस ओपनिंग्स जो है वो आज के टाइम पे आपको मिल जाएंगे लिंक्डइन के ऊपर। सो गाइस, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब जरूर करना। तो गाइस, हमारा जो नया बैच है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से जाके अपने सीट्स को बुक करवाओ ताकि ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो सके। तो गाइस, चलते हैं अपने कोर्स के ऊपर। तो आपका नेक्स्ट टूल है शोडान। ये भी एक पैसिव रिकॉनेसेंस टूल है। एक चीज याद रखना, अभी तक हमने जो भी टूल्स देखे हैं ना, ये सारे के सारे पैसिव रिकॉनेसेंस के अंदर आते हैं। जो आपने गूगल डॉकिंग देखी, ये भी एक पैसिव रिकॉनेसेंस का पार्ट है, क्योंकि आपकी इसके अंदर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रही टारगेट के साथ। देन तो इसके आगे है शोडान। अभी जो शोडान है ये हैकर्स का सर्च इंजन भी बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत सारी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस मिलेंगी जो कि शोडान इंडेक्स करता है। देन यहाँ पे आपको ओपन पोर्ट्स और रनिंग सर्विसेज भी देखने को मिलेंगे, एंड ये रिवील करता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर के वर्जन को। देन इट एक्सपोजेस मिसकॉन्फिगर्ड सर्वर्स एंड कैमरास। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ पे आपको बहुत सारे मिसकॉन्फिगर्ड डिवाइसेस मिलेंगी, या फिर जो एक्सपोज डेटा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपोज कैमरास हैं जिन पे कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं होती, कोई भी लॉगिन पासवर्ड नहीं होता, वो आपको शोडान पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप किसी भी डिवाइस को सर्च कर सकते हो जिससे आपको उस डिवाइस के रिलेटेड एक्सपोज इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो चलते हैं हम शोडान के ऊपर। तो सिंपली गूगल पे आकर आपको सर्च करना है शोडान। तो ये जो फर्स्ट लिंक है इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये है हमारा सर्च इंजन। तो इसके अंदर आपको कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ वेब कैम्स। तो गाइज, यहाँ पे आपको बहुत सारे वेब कैम्स मिलेंगे जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो उस वेब कैम का आईपी भी आएगा, ठीक है। सो इन वेब कैम्स के ऊपर कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई भी पासवर्ड नहीं लगा, तो ये पब्लिकली एक्सपोज कैमरास हैं। तो अगर आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तो आपको डायरेक्ट कैमरा की एक्सेस मिली है। देन अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डिवाइस है इसका आईपी तो ये है, और इस आईपी के ऊपर जो पोर्ट्स ओपन है आप यहाँ पे वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफी सारी जनरल इंफॉर्मेशन भी मिली है, एंड यहाँ पे आपको और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि आप रिक्वेस्ट भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई और एक्सपोज कैमरा ढूंढने की ट्राई करते हैं। लो, तो यहाँ पे आपको एक और कैमरा मिला, एंड अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको किसी ना किसी डिवाइस की जरूर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी डिवाइस सर्च करनी है जिसके ऊपर पोर्ट नंबर 21 आपको ओपन चाहिए, तो गाइस अगर आपको ये सर्च फिल्टर्स यूज करने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने port:21 लिखा है, ये सर्च फिल्टर्स होते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो गाइस, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा जिसपे आप कोई भी फिल्टर्स जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई फिल्टर चीट शीट भी आपको मिलेगी। तो अगर आप किसी सिटी के नाम से फिल्टर आउट करना चाहते हो तो आप ये फिल्टर यूज करोगे। अगर आप कंट्री के नाम से फिल्टर आउट करना चाहते हो तो आप कंट्री यूज करोगे। देन अगर टाइटल ऑफ द वेबसाइट आपने यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। देन पोर्ट जो है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाना था कि पोर्ट नंबर 21, तो उसके लिए आप पोर्ट फिल्टर को यूज करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार पोर्ट 21, गाइस यहाँ पे आप जितनी भी डिवाइसेस देख रहे हो इन सबकी जो 21 पोर्ट नंबर है वो ओपन है।
तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिवाइसेस मिलेंगी। सो गाइज, आप शोडान को यूज करके बहुत सारे एक्सपोज्ड डिवाइसेस देख सकते हो और उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि उनमें कौन सी पोर्ट्स ओपन है या फिर क्या क्या सर्विसेज चल रही है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज, आगे देखते हैं कि फुटप्रिंटिंग और फिंगरप्रिंटिंग क्या है। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि फुटप्रिंटिंग क्या है। देखो, फुटप्रिंटिंग एक बेसिकली प्रोसेस है जिसमें आप अपने टारगेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ट्राई करते हो, जैसे कि सब डोमेन्स या फिर डोमेन्स, आईपी एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फुटप्रिंटिंग के अंदर गैदर करते हो। और अगर हम फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो उसमें आप ट्राई करते हो अपने टारगेट के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेने की। तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फुटप्रिंटिंग building a complete profile, domains, emails, IP ranges, mostly passive का मतलब क्या है कि ये पैसिव रिकॉग्निशंस का पार्ट है, मतलब इसमें आप डायरेक्टली टारगेट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। और अगर हम फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो इट इज लाइक आइडेंटिफाइंग एग्जैक्ट टेक यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अपने टारगेट की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना, वेब सर्वर के बारे में जानना, या फिर ये देखना कि जो आपका टारगेट है वो CMS यूज कर रहा है या नहीं, अगर वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो उसका क्या फ्रेमवर्क है। तो ये इंफॉर्मेशन आप ट्राई करते हो फिंगरप्रिंटिंग के अंदर गैदर करने की। और ये मोस्टली एक्टिव होता है, मतलब एक्टिव होने का क्या मतलब है कि आप इसमें डायरेक्ट अपने टारगेट के साथ इंटरेक्ट करते हो। तो गाइस, आगे हम देखेंगे DNS लुकअप। अभी DNS लुकअप देखने से पहले हमें कुछ DNS रिकॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। सो बेसिकली हर एक डोमेन के कुछ DNS रिकॉर्ड्स देते हैं, जिसमें है फर्स्ट है आपका A। अब ये जो सिंगल A है, इस रिकॉर्ड के अंदर आपके डोमेन का IP एड्रेस स्टोर करता है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैप्स डोमेन टू IPv4 एड्रेस। दैट इज लाइक अगर हम बात करें target.com जो कि एक डोमेन है, तो इसका जो IP एड्रेस होगा वो कहाँ पे स्टोर करेगा, इस रिकॉर्ड के अंदर। देन आता है 4 times A। अभी ये जो रिकॉर्ड है, इसके अंदर आपके डोमेन का IPv6 एड्रेस स्टोर होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैप डोमेन्स टू IPv6 एड्रेस। देन आता है MX रिकॉर्ड। MX रिकॉर्ड होता है मेल सर्वर ऑफ द डोमेन, मतलब जो आपकी डोमेन है जैसे कि target.com, तो यहाँ पे उसका जो मेल सर्वर होगा वो कहाँ पे स्टोर करेगा, MX रिकॉर्ड के अंदर, जैसे कि mail.target.com। नेक्स्ट आता है NS रिकॉर्ड। NS रिकॉर्ड का क्या मतलब है, नेम सर्वर्स। तो बेसिकली जो भी ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। देन आता है TXT रिकॉर्ड। अभी TXT रिकॉर्ड के अंदर कोई भी रैंडम टेक्स्ट भी हो सकता है और हो सकता है कि कोई यूजफुल टेक्स्ट भी हो। सो बेसिकली ये ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट आता है TXT रिकॉर्ड। अभी TXT रिकॉर्ड का क्या मतलब है, इसमें जो डोमेन का ऑनर है वो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो रख सकता है। अभी ये SPF इंफॉर्मेशन हो सकती है, DKIM एंड वेरिफिकेशन। सो इस TXT रिकॉर्ड की एक्सेस बस ओनर के पास ही होती है। तो अगर मान लो कि गूगल कहता है इस डोमेन के ओनर को कि अगर तुम रियल में इस डोमेन के ओनर हो तो ये कोड है जो कि तुम्हें अपने TXT रिकॉर्ड के अंदर रखना होगा। अगर वो ओनर उस कोड को TXT रिकॉर्ड के अंदर रख देता है तो इसमें जो गूगल है वो वेरीफाई कर सकता है कि जो असली डोमेन का ओनर है वो यही है। देन आता है CNAME। अभी CNAME का क्या मतलब होता है, कैनोनिकल नेम। इसका इजी आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, एलायस। नेक्स्ट आता है CNAME, दैट इज कैनोनिकल नेम। अभी ये जो कैनोनिकल नेम है इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो कि आप दोनों के दो नाम होंगे, एक तो नॉर्मल जो आपका असली नाम है और दूसरा क्या है आपका घर का नाम, ठीक है। अभी अगर कोई आपको घर वाले नाम से बुलाए तो भी आपको पता है कि मुझे बुलाया गया है, अगर आपको आपके असली नाम से बुलाए तो भी आपको पता है कि तुम्हें ही बुलाया गया है, राइट। वैसे ही जो डोमेन नेम है उसका भी एक अलायस होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई डोमेन है target.com, उसका जो CNAME है वो रहेगा www.target.com। इसका क्या मतलब है कि अगर यूजर target.com लिख रहा है तो भी वो यहीं पे आएगा। अगर कोई यूजर www.target.com लिखता है तो अगर कोई यूजर www.target.com लिखता है तो वो फिर भी इसी डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट होगा। देन आता है PTR रिकॉर्ड। अब ये जो PTR रिकॉर्ड है इसके अंदर आपका डोमेन नेम जो है वो स्टोर करेगा। तो बेसिकली जो PTR रिकॉर्ड है वो आपके इस A रिकॉर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट है।
सो इसको हम रिवर्स डीएनएस भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें आप आईपी को डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हो और इसमें आप अपने डोमेन को IPv4 के अंदर कन्वर्ट करते हो। सो ये बिल्कुल ऑपोजिट है ए रिकॉर्ड के। सो गाइस जैसे कि अभी आपके जो डीएनएस रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर है, तो अब हम देखेंगे हु इज लुकअप। अभी हु इज लुकअप होता क्या है, ये एक ऐसी लाइक टेक्निक है जिससे हम डोमेन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये जो डोमेन है उसका ओनर कौन है और उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है और उस डोमेन की रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है एंड कौन कौन से ये नेम सर्वर्स यूज कर रहे हैं, कितने नेम सर्वर्स हम यूज कर रहे हैं, हमारी जो टारगेट है, राइट। एंड देन जो रजिस्ट्रार डिटेल्स हैं वो भी आपको हु इज लुकअप के अंदर देखने को मिलेंगी। और इस काम के लिए हम यूज करेंगे लिनक्स कमांड दैट इज हु इज। सेम काम अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे जाके हु इज रिकॉर्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। तो जैसे कि ये एक वेबसाइट है जिसमें आप कोई भी डोमेन जो है वो लिख सकते हो या फिर जो IP एड्रेस है वो भी आप एंटर कर सकते हो और उसका जो हु इज रिकॉर्ड होगा वो आप देख सकते हो। तो गाइज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हु इज रिकॉर्ड आप लिनक्स कमांड के साथ भी देख सकते हो, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए आपको यूज करना होगा हु इज एंड देन उसके बाद डोमेन wscubetech.com एंटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है हमें wscubetech के रिलेटेड। तो गाइज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा अपडेटेड डेट, मतलब जो आपकी डोमेन नेम है वो लास्ट कब अपडेट हुई थी, कब क्रिएट हुई थी, और जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन रजिस्ट्रार की इंफॉर्मेशन आ गई आपको एंड यहाँ पे आपको मिल गए नेम सर्वर्स, जो अभी हमने क्या देखे थे, NS रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो wscubetech है वो यहाँ पे 4 नेम सर्वर्स को यूज कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो ओनर है उसकी बहुत सारी डिटेल्स मिली है, जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेंट नेम जो है वो wscubetech है एंड जो स्ट्रीट एड्रेस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन सिटी जोधपुर, स्टेट प्रोविंस राजस्थान, पोस्टल कोड कंट्री इंडिया एंड यहाँ पे आपको फोन नंबर भी दिख रहा है। देन अगर हम आगे आए तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार की ईमेल भी देखने को मिल रही है, जो कि ऐसे पब्लिक होनी नहीं चाहिए। तो गाइज ये था हमारा हु इज रिकॉर्ड। अभी हु इज रिकॉर्ड में आपको क्या क्या मिला, सबसे पहले डोमेन ओनर की इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी मिली, रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपायरी डेट्स भी हमने ऑलरेडी देख ली हैं एंड आपको नेम सर्वर्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिली। आपको यहाँ पे पता लगा कि जो wscubetech है उसके 4 नेम सर्वर्स हैं। तो आइडेंटिफाई हु ओन्स द डोमेन एंड फाइंड एडमिन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये एक बहुत बढ़िया टूल है एक डोमेन नेम से इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने का। देन आपके डीएनएस लुकअप में आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो कि है डिक। डिक का मतलब है डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रोपर। ये एक लिनक्स की कमांड है जिससे आप किसी भी डोमेन के और रिकॉर्ड्स देख सकते हो, जैसे कि ए रिकॉर्ड हमने अभी देखा वो भी आप इसमें देख सकते हो। अगर किसी वेबसाइट का MX रिकॉर्ड प्रेजेंट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर किसी भी वेबसाइट का TXT रिकॉर्ड प्रेजेंट है वो भी आप डिक कमांड के साथ देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, ये क्वेरीज DNS सर्वर्स टू रिट्रीव DNS रिकॉर्ड्स। जो हमने अभी रिकॉर्ड्स देखे थे जो कि थे A एंड 4 times A, NS नेम सर्वर्स एंड देन हमने देखा था MX रिकॉर्ड, देन हमने देखा था TXT रिकॉर्ड। सो जितने भी ये रिकॉर्ड्स हैं ये आप इस कमांड के साथ देख सकते हो। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। तो गाइज हम काली लिनक्स पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिक कमांड दैट इज डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रोपर, और यहाँ पे मैं यूज करूंगी कैपिटल A। अभी हमने यहाँ पे कैपिटल A क्यों यूज करा, हमने अभी डिस्कस करा था कि जो कैपिटल A है वो क्या स्टोर करता है, IPv4 एड्रेस। तो मैं चाहती हूँ कि wscubetech का मुझे IPv4 एड्रेस देखना है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपनी काली लिनक्स की मशीन पे। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी DIG। DIG क्या है, डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रोपर। इसके बाद मैं यूज करूंगी यहाँ पे कैपिटल A। अभी ये जो कैपिटल A है ये मुझे क्या देगा, मेरी डोमेन नेम का IPv4 एड्रेस, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जितने भी DNS रिकॉर्ड्स हैं वो आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं A रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अपना टारगेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे जो wscubetech के IPv4 एड्रेसेस हैं वो यहाँ पे मिल गए हैं। एंड इसके बाद अगर मैंने कोई और रिकॉर्ड देखना हो तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी MX एंड एंटर। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे MX सर्वर्स जो है वो भी देखने को मिले। MX सर्वर्स मतलब
मेल सर्वर्स भी देखने को मिले। तो इस तरह से आप एक डोमेन की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो इन टूल्स को यूज करके। तो सबसे पहले हमने देखा व्होइस एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा अभी, डिग कमांड। अभी इसके बाद देखते हैं, तो गाइज इसके बाद देखते हैं डीएनएक्स टूल। अब ये जो डीएनएक्स टूल है इसके अंदर भी आपको डीएनएस के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये भी एक लिनक्स कमांड ही है जो कि हम अभी यूज करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं इसके यूज केसेस। यूज केसेस का क्या मतलब है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। सो बल्क डीएनएस रेजोल्यूशन के टाइम पे भी डीएनएस जो टूल है वो यूज होगा। देन आता है प्रॉबिंग स्पेसिफिक रिकॉर्ड टाइप्स एट स्केल। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड टाइप को फाइंड आउट करना है तब भी आप ये टूल यूज कर सकते हो। देन वैलिडेटिंग लार्ज सब डोमेन्स लिस्ट। देखो अगर आपने किसी भी डोमेन के रिलेटेड बहुत सारे सब डोमेन्स देखनी है, मतलब एक डोमेन की और भी सब डोमेन्स फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप ये टूल यूज कर सकते हो। तो गाइस आप देखते हैं कि ये डीएनएक्स टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके बाद मैंने -w यूज करा। अभी ये जो -w है ये मैंने वर्ड लिस्ट के लिए यूज करा है। अभी वर्ड लिस्ट का क्या मतलब है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सब डोमेन्स को फाइंड आउट करना है तो भी डीएनएक्स आपकी हेल्प करता है। सो ये जो वर्ड लिस्ट है ये सब डोमेन्स के लिए है जो कि आपकी हेल्प करेगी इस WS क्यूब टेक डोमेन के सब डोमेन्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो इस वर्ड लिस्ट में जितने भी वर्ड्स होंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे है ब्लॉग, कोर्सेज, एडमिन, ठीक है, ये वर्ड लिस्ट के अंदर वर्ड्स हैं। तो अब ये जो टूल है ये क्या करेगा, ये सारे के सारे वर्ड्स को ये WS क्यूब टेक की सब डोमेन बना के चेक करेगा कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो आई होप ये सबको क्लियर होगा कि ये काम कैसे करती है। तो इसको हम एंटर करेंगे। तो गाइज एक चीज याद रखना कि ये एक्टिव रिकॉग्निशंस के अंदर आती है, तो प्लीज ये जो डीएनएक्स टूल है वही यूज कीजिए जहां पे आपको परमिशन हो। सो ये जो टूल है आपके सामने ये काफी टाइम लेगा अभी के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स को ट्राई करता है। अगर उसको मिला तो ये आपको शो करेगा, अगर उसको कोई भी सब डोमेन इसमें से नहीं मिलता तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। बट आपकी अगर वर्ड लिस्ट स्ट्रॉन्ग है तो हायर चांसेस है कि आपको आपके टारगेट के रिलेटेड बहुत कह सकते हैं हिडन डोमेन्स भी मिल जाएं। हम इस अटैक को यही रोक लेते हैं। एंड आप अगर प्रॉपर इसके सब डोमेन्स देखना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पे मैं Ctrl+C करके इस अटैक को रोकती हूँ। तो अगर आप डीएनएक्स को यूज करके कोई भी रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको -a, जैसे कि अभी मैंने a रिकॉर्ड जो है वो फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे -a wscubetech.com। तो यहाँ पे आपको WS क्यूब टेक के a रिकॉर्ड्स जो है वो दिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डीएनएस डंपस्टर। अब ये जो टूल है आपको सारे के सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स दिखा सकते हैं अपने टारगेट के लिए, एंड जितनी भी सब डोमेन्स एग्जिस्ट करते होंगे वो भी आपको ये दिखा देगा। देन होस्टिंग प्रोवाइडर एंड सर्वर लोकेशंस, मतलब सर्वर और होस्टिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो वेबसाइट है वो है dnsdumpster.com। अभी ये वेबसाइट पे जाके एक बार देखते हैं कि यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो WS क्यूब टेक के रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लिखोगे dnsdumpster.com। ओके, तो यहाँ पे हम जो है अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है, एंड जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ये है आपकी सर्विसेज, मतलब क्या क्या जो सर्वर्स हैं वो WS क्यूब टेक यूज कर रहा है। देन इसके आगे हम देखें तो ये आपको मिल गई यहाँ पे सब डोमेन्स WS क्यूब टेक की, जैसे कि API.wscubetech है, एडमिन portal.wscubetech है, एक्सेस ब्लॉग wscubetech.com है। तो आपको यहाँ पे पता है कि एग्जैक्टली आपको अटैक करना किस पे है। अगर आपको किसी डोमेन के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती तो आप ये जो मल्टीपल सब डोमेन्स हैं, हो सकता है कि इसमें से कोई हिडन सब डोमेन हो जो कि आपको मिल जाए और उसमें कोई वल्नरेबिलिटी हो, ठीक है। तो इस तरह से आप उस सब डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे पहली जो सब डोमेन मिली है वो ही काफी क्रूशियल है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे अगर मान लो कि जो एडमिन पोर्टल हमें मिला है कि इस पे कोई जो ऑथेंटिकेशन है या फिर जो पासवर्ड है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए, तो ये इजीली बाईपास हो सकता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप किसी भी डोमेन की जो हिडन सब डोमेन्स है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो इस वेबसाइट को यूज करके। तो गाइस जैसे अभी हमने देखा सब डोमेन एन्यूमरेशन, ये जो सब डोमेन एन्यूमरेशन है क्या है, सब डोमेन्स ऑफन एक्सपोज फॉरगॉटन और अनप्रोटेक्टेड सर्विसेज। हो सकता है कि कोई सर्विस हो जो कि आपको मिल जाए सब डोमेन्स को यूज करके।
तो ये जो टूल्स हैं ये भी आप यूज कर सकते हो। इनमें से हमने ये जो डीएनएक्स टूल है ये ऑलरेडी यूज करके देख लिया है। तो हो सकता है कि आपके टारगेट के ये कुछ जो सब डोमेन्स हैं ये पब्लिकली अवेलेबल हो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं, जैसे कि admintarget.com या फिर dev.target.com या फिर staging.target.com या फिर mail.target.com या फिर vpn.target.com। तो ये कुछ सब डोमेन्स हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि एक्टिव रिकॉनेसेंस क्या है। अभी तक हमने जो देखा वो था पैसिव रिकॉनेसेंस, उसमें से जो हमने डीएनएक्स टूल यूज करा वो भी एक्टिव के अंदर ही आता है। तो इसके बाद हम प्रॉपरली क्या क्या टूल्स इसमें यूज होते हैं एक्चुअल में वो देखेंगे। तो आपके एक्टिव रिकॉनेसेंस के अंदर पहला आता है पोर्ट स्कैनिंग। अभी जो आपका टारगेट है उसके सिस्टम के अंदर क्या क्या पोर्ट्स ओपन है और उन पोर्ट्स के ऊपर क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं एंड उन सर्विसेज के क्या क्या वर्जन्स चल रही हैं, ये सारी की सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्टिव रिकॉनेसेंस। तो गाइज यहाँ पे जो पोर्ट स्कैनिंग है वो तीन चीजों में डिवाइडेड रहती है। पहली है ओपन, कोई भी पोर्ट आपको ये इन तीनों के अंदर ही मिलेगी, या तो वो पोर्ट ओपन होगी, या तो वो क्लोज होगी, या तो फिर वो फिल्टर्ड होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको कोई पोर्ट ओपन मिलती है तो उसका मतलब क्या है एक्चुअल में। सो ओपन पोर्ट का मतलब है सर्विस इज रनिंग एंड एक्सेसिबल, और अगर कोई पोर्ट क्लोज है तो उसका मतलब क्या है, इट इज रीचेबल बट नो सर्विस लिसनिंग। देन आता है फिल्टर्ड। अभी फिल्टर्ड का मतलब ये है कि आपकी जो टारगेट है उस पर कोई ना कोई एक फायरवॉल चल रहा है जो कि आपकी जो पैकेट्स हैं उनको ब्लॉक कर रहा है। देन आते हैं देन देखते हैं कि इस पोर्ट स्कैनिंग के लिए आप क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला टूल है यहाँ पे nmap। तो गाइज एक बार मैं आपको nmap यूज करके दिखा देती हूँ कि आप nmap को यूज करके पोर्ट स्कैनिंग कैसे कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो मशीन्स चल रही है। पहली है मेटास्प्लोइटेबल 2 जो कि हमारी टारगेट मशीन रहेगी, एंड जो काली लिनक्स है ये हमारी अटैकर मशीन रहेगी, मतलब जहां से हम स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर, मेटास्प्लोइटेबल 2 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक कमांड यूज करूंगी nmap एंड सबसे पहले ना हम खुद का आईपी देखेंगे ifconfig, ताकि हमें जो नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन हो, मतलब हमारा जो नेटवर्क है हमें उसके रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे अपना आईपी दिख रहा है एंड अपने आईपी के बाद मुझे यहाँ पे नेटवर्क मास्क दिख रहा है जो कि है 255.255.255.0। तो यहाँ से मुझे ये पता लगता है कि ये जो पहले 3 ऑक्टेट है ना ये नेटवर्क पार्ट है, मतलब मेरे नेटवर्क के अंदर जितनी भी और डिवाइसेस है सबके ये 3 ऑक्टेट जो है वो सेम है, बट जो लास्ट वाला है जो कि होस्ट पोर्शन है वो डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये जो 3 नंबर्स हैं ये हमारे नेटवर्क के अंदर हर एक डिवाइस के सेम रहेंगे क्योंकि ये नेटवर्क पोर्शन है, एंड ये जो लास्ट वाला नंबर है ये चेंज होगा क्योंकि ये होस्ट पोर्शन है। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगी nmap एंड यहाँ पे मैं रेंज यूज करने की ट्राई करूंगी। तो ये मैं इसको कॉपी करूंगी इस जो कि मेरा आईपी एड्रेस है, देन आई विल पेस्ट इट। तो उसके बाद मैं ये लिखूंगी यहाँ पे रेंज। अभी ये जो रेंज है इसका क्या मतलब है, अगर आपकी नेटवर्किंग के बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको यहाँ पे पता होगा कि ये जो नंबर्स हैं इनकी रेंज क्या होती है 0 से लेके 255 तक। इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 से लेके 255 लिखा, मतलब पहले जो 3 है ये तो मैंने अभी बताया आपको सेम रहेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला ऑक्टेट है वो इस रेंज के अंदर ही हो सकता है 0 से लेके 255 तक। तो यहाँ पे मैं स्कैनिंग जो है वो परफॉर्म करूंगी। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने आईपीज आए। तो यहाँ पे हमें एक आईपी मिला जो कि हमें पता है कि हमारे वो राउटर का है, एंड ये जो सेकंड आईपी है ये है हमारे वर्चुअल अडेप्टर्स का आईपी, तो इसको हम इग्नोर करेंगे अभी के लिए। तो यहाँ पे एक और आईपी आया है 129। तो सबसे पहले कंफर्म करते हैं कि हमारे वाली डिवाइस का क्या आईपी था। तो हमारी डिवाइस का तो आईपी क्या है 128, तो ये हमारा आईपी तो नहीं है, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया 129 वाला। इसके बाद देखते हैं कि कितने आईपीज आए। तो नेक्स्ट आईपी है आपका 254 जो कि मुझे पता है कि ये वर्चुअल अडेप्टर्स के ही आईपी हैं। तो यहाँ पे जिस भी आईपी के पीछे 1 है या फिर 2 है या फिर 254 है या फिर 255 है, ये जो आईपीज होते हैं इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये या तो आपके डिफॉल्ट गेटवेज के होंगे या तो आपके जो वर्चुअल अडेप्टर्स हैं उनके होंगे। तो यहाँ पे एक और आईपी आपको देखने को मिल रहा है जो कि है 192.168.70.128 जो कि अभी मेरी ही मशीन का है। तो ये काली लिनक्स का ही आईपी है। तो एक बचा कौन सा आईपी हमारा 129 वाला। तो एक बार देखते हैं कि ये जो 129 वाला है जो कि ये रहा,
ठीक है, तो ये है हमारे टारगेट का आईपी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोर्ट्स आपको देखने को मिल रही है एंड सर्विसेज स्टेट आपको देखने को मिल रही है कि ये जो पोर्ट है ये ओपन है या क्लोज, तो सारे के सारे पोर्ट्स ये ओपन है। एंड अगर सर्विस की बात करें तो ये जो पोर्ट है इसके ऊपर ये सर्विस चल रही है, अगर ये पोर्ट की बात करें तो इसके ऊपर ये सर्विस चलती है। तो इस तरह से आप हर एक सर्विस को देख सकते हो। तो गाइज यहाँ तक हमने जो करा ये थी आपकी होस्ट डिस्कवरी। होस्ट डिस्कवरी का क्या मतलब है, अभी तक आपने जस्ट आपकी जो टारगेट डिवाइस है उसका आईपी पता करने का ट्राई करा था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट डिस्कवरी। देन इस होस्ट डिस्कवरी के बाद हम करते हैं एक स्पेसिफिक आईपी की, जो कि हमें हमारा टारगेट का आईपी मिल गया है इस फेज के अंदर। देन उसी आईपी को यूज करके हम करेंगे पोर्ट डिस्कवरी, मतलब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन सी क्लोज हैं, कौन सी फिल्टर्ड हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे सर्विस वर्जन्स। देन इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो हमारी टारगेट डिवाइस है उसके ऊपर लाइक उसके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो होस्ट डिस्कवरी है वो कंप्लीटेड है, तो हमें हमारे टारगेट का आईपी जो है वो यहाँ पे मिल चुका है। तो मैं इसको कॉपी करूंगी, तो मैं फिर से सेम जो टूल है उसको यूज करने वाली हूँ, डेट इज nmap। तो अभी nmap के बाद मैं यहाँ पे जो हमारा टारगेट का आईपी है वो पेस्ट करूंगी, देन एंटर। तो इसने सेम ही हमें रिजल्ट दिया जो कि हमें ऑलरेडी इसने होस्ट डिस्कवरी के अंदर दिया था। तो मैं यहाँ पे ये जो सर्विसेज चल रही है ना इन पोर्ट्स के ऊपर, इनके मैं वर्जन देखना चाहती हूँ कि इस सर्विस का पर्टिकुलर कौन सा वर्जन चल रहा है। मान लेते हैं कि अगर मुझे कोई वर्जन दिख भी जाता है तो उस वर्जन का मैं करूंगी क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वर्जन। देखो कई बार क्या होता है कि ये जो सर्विसेज है ना ये आउटडेटेड वर्जन भी यूज करती हैं, और अगर कोई भी सर्विस आउटडेटेड वर्जन यूज कर रही है देन इट कैन बी रियली डेंजरस। तो हो सकता है कि उस वर्जन के अंदर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी हो, कोई ना कोई सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जिसकी वजह से कोई अपडेट आया, लेकिन ये सर्विस है अभी भी आउटडेटेड वर्जन यूज कर रही है, राइट। सो इस वजह से आपके जो सर्विस वर्जन होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सर्विस वर्जन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे फ्लैग यूज करूंगी -V। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है एंड ये रही हमारी कमांड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे SV यूज करना था। SV का क्या मतलब है, सर्विस वर्जन। सो यहाँ पे पोर्ट नंबर 21 है जिसकी स्टेट ओपन है, उस पे कौन सी सर्विस चल रही है, डेट इज FTP। उस FTP का क्या वर्जन चल रहा है वो देखते हैं, FSF TPD। तो सबसे पहले देखते हैं पोर्ट नंबर 21 को जो कि TCP के ऊपर चल रही है एंड जो उसकी स्टेट है वो ओपन है। एंड देन जो उसकी सर्विस है वो है FTP, और इस FTP का क्या वर्जन है वो है VS FTPD। तो इसका जो वर्जन है वो है 2.3.4। इसने एग्जैक्ट वर्जन हमें बताया है उस सर्विस का। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली गूगल पे जाके भी देख सकते हैं कि इसका कोई और आगे वर्जन आया है। अगर कोई आगे वर्जन आया है तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होगी, मतलब ये आउटडेटेड वर्जन है। देन इसके बाद मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जो कमांड्स है ना ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 1000। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जो कमांड अभी हमने यहाँ पे यूज करी है ना ये बाय डिफॉल्ट ये टॉप 1000 पोर्ट्स ही जो है वो स्कैन करती है। तो गाइज अगर हम टोटल पोर्ट्स की बात करें तो वो होती है 0 से लेके 65,535 पोर्ट्स। तो अब आप बोलोगे कि ये तो बाय डिफॉल्ट 1000 पोर्ट्स स्कैन कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमने पूरी की पूरी पोर्ट्स को स्कैन करना है, मतलब टोटल जितनी भी पोर्ट्स है 65,535 पोर्ट्स हमने सभी को स्कैन करना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेम एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगी -P। अभी ये जो फ्लैग है ना ये क्या करेगा, आपकी टारगेट सिस्टम की सारे के सारे पोर्ट्स को स्कैन करके लाएगा। तो यहाँ पे मैं करूंगी एंटर। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग स्कैनिंग रहे क्योंकि ये सारी के सारी पोर्ट्स को स्कैन करेगा जिसमें टाइम तो लगेगा। तो गाइस जब तक ये स्कैन टाइम ले रहा है तब तक हम एक और स्कैन परफॉर्म करके देखते हैं जिसको हम बोलते हैं OS स्कैन, मतलब अपने टारगेट मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइंड आउट करना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगी nmap -O। अब ये जो कैपिटल O है ये आपके टारगेट का ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अपने टारगेट
का आईपी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इसने पहले तो कुछ बेसिक सर्विसेज जो है वो फाइंड आउट करके दी, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स भी मिल गई, जिसमें हमें लिनक्स ये पता लगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है, एंड उसका जो कर्नल है हमें उसका वर्जन भी पता लगा। तो अगर इस वर्जन के अंदर कोई दिक्कत हो, कोई वल्नरेबिलिटी हो, तो वो हम यूज कर सकते हैं अपने टारगेट सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये इस वजह से बहुत जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवरी। देन वापस चलते हैं कि हमें कोई रिजल्ट मिला। तो गाइज यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल चुका है। तो यहाँ पे ये जो कमांड है ना, तो इसने सारे के सारे पोर्ट्स को स्कैन करके हमें दिखाया है। पूरी 1000 पोर्ट्स को स्कैन करना है, और ना ही आप चाहते हो कि आप टोटल पोर्ट्स को स्कैन करो, मतलब ऑल पोर्ट्स को स्कैन करो। आपको कुछ पोर्ट्स ही स्कैन करनी है। तो उसके लिए आप क्या कमांड को यूज करोगे, अब मैं आपको वो बताऊंगी। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो -p, एंड देन जो भी पोर्ट आपने स्कैन करनी है उसका पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं 80 पोर्ट नंबर स्कैन करना चाहती हूँ, देन मैं 443, देन 21, 22 एंड 25। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगी, तो ये मुझे ये बस 5 जो पोर्ट्स हैं वही स्कैन करके देगा। तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 5 पोर्ट्स लिखी थी, दैट वाज 80, 443, 21, 22 एंड 25। तो यहाँ पे उसने बस वो 5 पोर्ट्स की ही हमें स्टेट बताई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 443 है ये क्लोज्ड है, बाकी सारे के सारे पोर्ट्स जो हैं वो ओपन है, और उनके जो सर्विस हैं उनके वर्जन्स क्या चल रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें वर्जन्स बताए क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे -sv भी यूज किया है। तो गाइज यहाँ पे हम ये जो कमांड्स यहाँ पे दिख रही हैं ये हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। देन इसके बाद आता है आपका सर्विस वर्जन, जो कि हम देख चुके हैं, एंड व्हाइट मैटर्स एग्जैक्ट वर्जन नंबर हेल्प टू फाइंड नॉन CVEs। अब ये जो CVEs है इसका मतलब क्या है, कॉमन। तो गाइज ये जो CVE है इसका मतलब है कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स। सो बेसिकली अगर मान लेते हैं कि किसी सर्विस का आपको वर्जन पता लग गया, ठीक है, अभी आप चेक कर सकते हो कि उस वर्जन के अंदर कोई भी कॉमन वल्नरेबिलिटी या फिर एक्सपोजर है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आप उस वल्नरेबिलिटी को यूज कर सकते हो अपने टारगेट सिस्टम की एक्सेस गेन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल nmap आउटपुट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कमांड के साथ आप सर्विस वर्जन्स को देख सकते हो। देन इसके बाद आती है ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हमने कैपिटल -O यूज करके अपने टारगेट का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइंड आउट करने की ट्राई करी थी, राइट। सो हाउ इट वर्क्स, सेंड्स क्राफ्टेड पैकेट्स टू द टारगेट। तो बेसिकली ये टारगेट को कोई स्पेशली क्राफ्टेड पैकेज सेंड करता है, जिससे इसको उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पता लगता है। सो एनालिसिस TCP/IP स्टैक बिहेवियर इन रिस्पांस। तो बेसिकली ये काम कैसे करते हैं, हमें nmap को कैसे पता लगता है कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगी कि जो nmap है वो हमारी मशीन से कुछ स्पेशली क्राफ्टेड पैकेट्स को शेयर करता है हमारी टारगेट मशीन के साथ, और जो टारगेट मशीन है वो कैसे उसका रिप्लाई करती है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करती है, उससे पता लगता है हमारे nmap को कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। सो यहाँ पे अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड आउट करना है तो आप ये कमांड को यूज कर सकते हो। अगर आपको -O नहीं यूज करना तो आप -A भी यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे -A का मतलब है एग्रेसिव स्कैन। अभी जो एग्रेसिव स्कैन है ना, अगर आप यहाँ पे सिंपल -A यूज करते हो ना तो इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिखेगा, एंड आपके जो सर्विस वर्जन्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, एंड जो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स हैं वो उसको यूज करेगा। सो एक बार मैं आपको ये एग्रेसिव स्कैन परफॉर्म करके भी बताती हूँ। सो बेसिकली एग्रेसिव स्कैन में क्या होता है कि ये बहुत सारी चीजें ट्राई करता है, मतलब जितनी भी चीजें ये ट्राई कर सकता है nmap, उतनी चीजें ट्राई करके हमें आउटपुट देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज करूंगी ये जो SV एंड P है, इसकी जगह पे -A एंटर। तो गाइज ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये एग्रेसिव स्कैन है और ये बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को ट्राई करता है टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो हमारी जो एग्रेसिव स्कैन है उसकी आउटपुट आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने कितनी बड़ी आउटपुट दी है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें फाइंड आउट की होंगी। तो इसको आप आराम से देख सकते हो कि क्या चीज इसने हमें दी है, क्या आउटपुट दी है, और क्या क्या चेंजेस हैं इसके अंदर। इसमें आपको सर्विसेज देखने को मिलेंगे, उसके वर्जन्स देखने को मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, एंड और भी काफी सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। देन आता है पिंग स्वीप। अभी ये जो पिंग स्वीप है ये यूज होता है बस ये चेक करने के लिए कि आपका जो टारगेट है वो लाइव है या नहीं।
ये क्या करेगा, आइडेंटिफाइज विच होस्ट आर अलाइव इन अ नेटवर्क रेंज। मान लेते हैं कि आपको एक आईपी मिला लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो होस्ट लाइव है या नहीं, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो -sn, nmap -sn, एंड जो आपकी नेटवर्क की रेंज है वो आप देख सकते हो। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है 0/24, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका आईपी है, ये जो पहले 3 ऑक्टेट हैं ये आपको सबनेट मास्क से पता लगा होगा कि ये क्या है, नेटवर्क पार्ट, राइट। एंड जो लास्ट वाला पोर्शन है जो कि यहाँ पे क्या लिखा है 0, वो क्या है, होस्ट पार्ट। और यहाँ पे अगर आप /24 यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि ये आप यहाँ पे CIDR नोटेशन जो है वो यूज कर रहे हो, जो कि हम ऑलरेडी पिछले कोर्स के अंदर देख के आ चुके हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या होता है कि ये जो 3 ऑक्टेट है ना, जो मैंने अभी आपको बताया किसके हैं, नेटवर्क के, तो ये ईच ऑक्टेट जो है वो 8 बिट्स का होता है। ये भी 8 बिट्स का है, ये भी 8 बिट्स का है, एंड अगर हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल आपका बनता है 24। तो आप इजी लैंग्वेज में ये समझो कि ये जो 24 है ये बताने के लिए है कि इस आईपी के अंदर पहले 3 ऑक्टेट जो हैं वो किसके हैं, नेटवर्क के, जो कि हमें स्कैन नहीं करने। हमें क्या स्कैन करना है, बस ये लास्ट वाला ऑक्टेट जो कि है होस्ट पोर्शन का। मतलब ये इसकी क्या रेंज हो सकती है, ये हमने अभी डिस्कस करा 0 से लेके 255 तक। तो ये जो पिंक स्वीप है -sn, ये जस्ट आपको ये बताएगा कि आपका जो टारगेट है वो लाइव है या नहीं। तो गाइज हमारे यहाँ पिंक स्वीप की आउटपुट आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने कोई भी एक्स्ट्रा रिजल्ट हमें नहीं दिया, डायरेक्टली हमें जो हमारे आईपीज हैं हमारे नेटवर्क के अंदर वही बताए हैं। देन .1, .2, देन 129, 154, जो कि हमें पता है कि ये वाला एंड ये वाला जो है हमें इग्नोर करना होता है। एंड बचा कौन सा, एक ये और एक ये। इसमें से ये जो है ये हमारी खुद की जो मशीन है उसका है, एंड ये जो बचा हुआ है ये किसका है, हमारे टारगेट का। तो नेक्स्ट आता है ट्रेस रूट। अब ये जो टूल है ये आपको बताएगा कि जो आप पैकेट्स शेयर कर रहे हो अपने टारगेट के साथ वो कहाँ से होके जा रहे हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ हॉप्स टू द टारगेट, मतलब टारगेट के पास पहुंचने के लिए ये कितने हॉप्स ले रहा है, reveals the distance between you and the destination and IP addresses of intermediate routers। मतलब जो आपका डेटा है वो बहुत सारे राउटर से होके जा रहा है। अभी वो राउटर्स क्या है, उनके IP एड्रेसेस क्या है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, एंड वेयर फिल्टरिंग एंड फायरवॉलिंग अकर्स। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी जो पैकेट्स जहां से जा रहे हैं वहां पे कहाँ फायरवॉल जो है वो यूज हुए हैं। देन तो अगर आप लिनक्स या फिर मैक के अंदर ट्रेस रूट देखना चाहते हो तो आपको ये कमांड को यूज करना होगा, और अगर आप विंडोज के CMD के अंदर ट्रेस रूट यूज करना चाहते हो तो आपको ये कमांड को यूज करना होगा। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने ट्रेस रूट गूगल के लिए यूज करा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आईपीज मिले हैं। तो ये सारे आईपीज कहाँ के हैं, जहां से आपका जो डेटा है वो जा रहा है गूगल तक। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आईपी मिला, देन ये आईपी, दिस आईपी। तो बेसिकली आपके जो पैकेट्स हैं उनका क्या रूट है, वो क्या रूट को फॉलो कर रहे हैं वो आप देख सकते हो इस ट्रेस रूट कमांड के साथ। देन आता है WAF। WAF का क्या मतलब है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। सो गाइस क्या होता है कि जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हो ना गूगल पे, वो हो सकता है कि उन वेबसाइट्स के ऊपर भी कोई फायरवॉल लग रहा हो, लेकिन आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उस वेबसाइट के ऊपर फायरवॉल चल रहा है या नहीं। तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो इस वेबवूफ कमांड के साथ। तो बेसिकली क्यों हमें जानना जरूरी है इस फायरवॉल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नोइंग अ WAF मतलब नोइंग अबाउट वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एग्जिस्ट चेंजेस योर अटैक अप्रोच एंटायरली। अगर आप मान लेते हैं कि आपके टारगेट के ऊपर WAF जो है वो रनिंग में है, मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल चल रहा है आपकी टारगेट वेबसाइट के ऊपर, तो आपकी जो अटैक की अप्रोच होगी वो एंटायरली चेंज हो जाएगी। सो हाउ टू डिटेक्ट अनयूजुअल HTTP रिस्पॉन्स कोड्स। तो आप कैसे देख सकते हो कि आपकी जो टारगेट डिवाइस है उस पर कोई फायरवॉल चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे webwoof, एंड जैसे कि हमारा जो टारगेट है wscubetech.com। तो यहाँ पे जो आउटपुट है उसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारा जो टारगेट है दैट इज wscubetech.com, वो एक क्लाउड फ्रंट का WAF जो है वो यूज कर रहा है। दैट इज मतलब क्लाउड फ्रंट किसकी है, Amazon का ही जो है एक CDN, क्लाउड फ्रंट एक CDN है, ठीक है, किसका, Amazon का।
ये Amazon का कोई वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो है वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आकर आपकी जो अटैक की अप्रोच होगी वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। अगर कोई वेबसाइट जो है वो WF बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही तो उस पर अटैक करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो गाइज एक बार हम एक्टिव रिकॉग्निसेंस की समरी देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा Nmap SV, जिसको हम सर्विस वर्जन डिटेक्शन भी बोलते हैं, एंड देन हमने -O यूज करा किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग के लिए। देन -A यूज करा किसके लिए, ऑल इन वन एग्रेसिव स्कैन के लिए, एंड जो SN है वो हमने यूज करा पिंग स्वीप के लिए। जो ट्रेस रूट है वो आपको बताएगी नेटवर्क पाथ मैपिंग, एंड जो वेब वूफ है जो आपको क्या बताएगा, WAF मतलब फायरवॉल डिटेक्शन में हेल्प करेगा। देन इसके बाद देखते हैं कि हमने ओवरऑल क्या सीखा। तो गाइस हम एक बार देखते हैं कि इस क्रैश कोर्स के अंदर हमने क्या क्या सीखा, जो कि एक कमांड लाइन इंटरफेस टूल है, एंड इसका पर्पस क्या था, डोमेन ओनरशिप लुकअप। देन इसके बाद हमने देखा DNS डम्पस्टर, जो कि एक वेब बेस्ड टूल था, एंड इट वाज लाइक विजुअल DNS मैपिंग। हमने इसमें जो सब डोमेन्स देखी थी वो आपको विजुअली यहाँ पे डिस्प्लेड होंगी। देन आती है शोडान, ये एक क्या है आपका सर्च इंजन, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये भी आपका एक वेब बेस्ड टूल ही है। ये आपको क्या बताता था, एक्सपोज डिवाइस डिस्कवरी। देन आता है सब लिस्टर अमास, जो कि आप यूज कर सकते हो सब डोमेन एन्यूमरेशन के लिए, ये भी एक CLI टूल ही है। देन आता है आपका Nmap, जो कि हमने कमांड लाइन इंटरफेस टूल है जो कि हमने अभी यूज किया। ये आपको क्या क्या बताता है, पोर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्विस स्कैनिंग। देन आता है वेब वूफ, अभी ये जो टूल है ये है CLI बेस्ड टूल, जो कि आपको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल डिटेक्शन में हेल्प करता है। तो यही था रिकॉग्निसेंस, एथिकल हैकिंग का फाउंडेशन। हमने पैसिव रिकॉग्निसेंस कवर किया, एक्टिव रिकॉग्निसेंस कवर किया, और वो टूल्स भी देखे जो रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल्स एक्चुअल में यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल।